थोड़ा सा जैसे अजम्पशन कंक्लूजन हो गया है, कंक्लूजन के कुछ क्वेश्चन आज और कर लेंगे, फिर बचेगा इन्फ्रेंस, फिर पैराडॉक्स, फिर इसके बाद सीधे पैसेजेस पे आ जाएंगे, या अगली क्लास में मैं आपको पैसेजेस भी करा दूंगा। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। चलो, आप लोग कह रहे थे कि बुक के पैसेज थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं हम लोगों को, तो बुक के पैसेज जरा ओपन करिए। कोई डिटेल इन्फ्रेंस फिक्शन। देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके करंट कंटेम्प्रेरी इशू पैसेजेस होते हैं, तो आप वो ऊपर करिए 5.1 सीरीज। बुक नहीं लाया क्या? हम्म, तुम लाया बुक? जब बोला था तो क्यों नहीं लाया? हाँ, तुम्हारे पास है बुक? पॉइंट, वो भी करने हैं, पहले कंटेम्प्रेरी कर लो। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है ऐसे टॉपिक जो रेलेवेंट है आपके अभी चल रहे हैं, है ना। कोई भी ऐसा आप कह लीजिए कि करंट अफेयर से कोई टॉपिक आ गया, या उससे रिलेटेड कोई पैसेज आ गया, तो एग्जाम में आपको मिलते ही मिलते हैं, तो पहले वो कर लेते हैं, फिर कर तो सारे ही लेंगे, उसमें क्या ही इशू है। 5.1, तुम लोगों के पास यार बुक्स नहीं है अब, जो है बड़ी समस्या है। जे लोग एक लोग लो जरा, जिससे काम चल जाए जिसका, एक एक पीछे ले लो, मैं एक दूसरी बुक अरेंज करता हूँ। अभी सबके पास है बुक, काम चल जाएगा? डर तो नहीं है कोई? हाँ, ठीक ठीक। सो वी स्टार्ट दिस 5.1। अरे यार ये दूसरी बुक आ गई। आप पहला पैसेज पढ़ो 5.1। शुभम सर ये सिर्फ वो बुक है, प्रैक्टिस सेट चाहिए था। हाँ हाँ।
सेट नहीं होगा। चलिए नहीं, वो बच्चों के पास है ही नहीं वो। तो वो फोटो वोटो खींच लिया इन लोगों ने। ठीक है, ठीक। तेरे पास है फोटो? आ गई? तू भी क्लिक कर ले भाई। मुझे भी दे, मुझे भी तो दे दे, मैं समझाऊंगा कैसे। नहीं नहीं, तुम्हें ही दे दी। फोटो क्लिक कर लो ना। ठीक। अरे तो क्या, पैसेज पैसेज है, सीयूटी से है। चलो। पहला पैसेज कर लो, फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं। हम्म। तेरे पास नहीं है क्या दोस्त? फोन नहीं लिया? तू भी दे ले या फोन से फोटो खींच ले। बेटा थोड़ा बुक पीछे कर देना, फोटो खींच लेना उसको।
हम्म, ठीक। टेस्ट पेपर होगा तुम लोगों को जो पूछ रहे थे, क्वेश्चन आए थे उसमें? टेस्ट पेपर है? फर्स्ट पैसेज हो गया? ठीक है, चलो और देखते हैं क्या है इसमें। देखो क्या लिखा हुआ है कि प्रीबायोटिक्स आर द लेसर नोन गट हेल्थ प्रमोटर्स विच सर्व एज फूड फॉर गुड बैक्टीरिया इनसाइड द गट। ठीक है, तो जो प्रीबायोटिक्स हैं आपके, ठीक, दे आर व्हाट, लेसर नोन है, कम लोग जानते हैं। और क्या प्रमोट करते हैं लोग? फूड प्रमोट करते हैं किसके लिए? गुड बैक्टीरिया इनसाइड द गट। ठीक है, सो प्रमोट्स गुड बैक्टीरिया इनसाइड द गट। चलो ठीक है। We found that dietary prebiotics can improve non-REM, that is random eye movement। तो जो डाइटरी प्रीबायोटिक्स हैं, तो ये देखो डाइटरी वाले जो हैं, ये क्या इंप्रूव कर सकते हैं आपके? REM, विच इज रैंडम आई मूवमेंट, स्लीप। ठीक है, एज वेल एज REM स्लीप्स आफ्टर अ सक्सेसफुल इवेंट। ठीक है, सेड रॉबर्ट थॉमसन, a PhD researcher at the University of Colorado Boulder in the US। Prebiotics are dietary fibers found naturally in foods like artichokes, raw garlic, leeks and onions। ठीक है, तो ये प्री डाइटरी फाइबर्स कहाँ मिलते हैं हमें? यहाँ पे मेंशन है, तो कोई दिक्कत है नहीं। When beneficial bacteria digest prebiotic fiber, they not only multiply, improving overall gut health, but they also release metabolic byproducts। ठीक है, तो ये इसका क्या है आपका, इससे ये चीज़ें होती हैं, जैसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया जब डाइजेस्ट करता है प्रीबायोटिक फाइबर को, तो सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करता है, इंप्रूव करता है गुड हेल्थ को, और साथ ही साथ क्या भी करता है? रिलीज मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट। रिसर्चर्स फेड 3 week old मेल रैट्स एज अ डाइट ऑफ ईदर स्टैंडर्ड चाव और चाव दैट इंक्लूड्स प्रीबायोटिक्स। तो रैट पे एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, रैट पे एक्सपेरिमेंट किया, तो एक तो उन्होंने डाइट्री आपको ये दिया, कहाँ चला गया, हाँ, स्टैंडर्ड चाव और चाव दैट, एक तो नॉर्मल स्टैंडर्ड, और एक कौन सा था आपका? चाव जिसमें क्या था आपका? डाइट्री वाला सीन था। ठीक है, दैट इंक्लूडेड प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक आगे देखते हैं। दे देन मॉनिटर द रैट्स बॉडी टेम्परेचर, उन्होंने मॉनिटर किया उसकी बॉडी टेम्परेचर, गट बैक्टीरिया एंड स्लीप वेक साइकिल, और जो स्लीपिंग साइकिल है उसको भी क्या किया? मॉनिटर किया यूजिंग EEG। ठीक है, और ब्रेन एक्टिविटी टेस्टिंग ओवर टाइम। ठीक है, तो ये इसके पास इंस्ट्रूमेंट थे चेक करने के लिए। फाइंडिंग रिवील्ड दैट द रैट्स ऑन द प्रीबायोटिक डाइट स्पेंड मोर टाइम इन नॉन रैपिड मूवमेंट। तो जिन्होंने प्रीबायोटिक लिया था, ये वाला डाइट लिया था, उन्होंने मोर टाइम स्पेंड किया कहाँ पे? NREM पे, दैट इज नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप।
which is restful and restorative, which is restful, ये ज़्यादा restful है than those on the non prebiotic diet. तो इसमें प्रीबायोटिक डाइट के देखो फायदे ही बताए हैं कि प्रीबायोटिक डाइट से हमारा जो है गट हेल्थ इंप्रूव होता है ना। जब प्रीबायोटिक दिया तो करके मिला कि ये स्लीप अच्छी टू। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, पहला क्या है, व्हाट आर प्रीबायोटिक्स, व्हाट आर प्रीबायोटिक्स, तो प्रीबायोटिक्स क्या होता है बेटा? नहीं, डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स तो है, उसी के बारे में तो बात हो रही है ना। तो ये हो गया। व्हाट टाइप ऑफ स्लीप इज रिस्टोरेटिव, रिस्टोरेटिव, ये तो लास्ट में मेंशन है ना, NREM, देखो सेकेंड लास्ट लाइन पे देखो, पेनल्टीमेट लाइन पे है ना। तो ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाला, तो सेकेंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ठीक है। हाउ आर मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स रिलीज्ड, कैसे रिलीज होते हैं? हाँ, अब देखो इसमें मेंशन भी है ना, इसमें देखो आप सेकेंड पैरा पे थर्ड लाइन पे है। तो व्हेन बेनिफिशियल बैक्टीरिया डाइजेस्ट प्रीबायोटिक फाइबर, तो जब ये जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो जो प्रीबायोटिक फाइबर उसको क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं, देन इट रिलीजेस। सो इसमें देखो गुड बैक्टीरिया हेल्प स्लीप नहीं, व्हेन गुड बैक्टीरिया डाइजेस्ट डाइटरी फाइबर्स, तो थर्ड का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलो फोर्थ पे आओ। हाउ कैन स्लीप वेक साइकिल्स बी मॉनिटर्ड, ये तो मेंशन है ना यहाँ पे, यूजिंग EEG करके देखो, लास्ट से फिफ्थ लाइन ऊपर जाओ, है ना। दे दिन मॉनिटर द रैट्स बॉडी टेम्परेचर, गट बैक्टीरिया एंड स्लीप वेक साइकिल्स यूजिंग EEG, तो यहाँ पे ये यूजिंग फोर्थ का सॉरी सी हो जाएगा, ठीक। क्लियर। फिफ्थ पे आओ। व्हाट इज चाव, बताओ, ये तो आसान है, रैट फूड है, रैट का फूड है ना वो, तो उसमें बता था, एक तो कैसे किया था, एक तो स्टैंडर्ड था उसका, डायट्री फाइबर वाला था। तो स्लीप साइकिल किसमें मिली थी उसको? जिसमें डायट्री, ठीक है, तो ये आसान था। आई गेस किसी गलत नहीं हुआ होगा पांचों में से, गलत था तुम्हारा, गलत था पहला वाला, तेरा एक कौन सा? पांचवा तुम्हारा भाई, एक, तेरा कौन सा गलत था? सेकंड वाले में क्या दिक्कत थी यार? तो मैसेज करिए सभी लोग, जिसके पास नहीं फोटो क्लिक कर ले, थोड़ा ध्यान से जो है पढ़ो, है ना, गलतियां मत करो। पैसेज 2, ये पैसेज कंपैरेटिवली थोड़ा सा लॉन्ग है, तो ध्यान से पढ़िएगा एंड फिर डिस्कस करते हैं अपन। करो, प्रैक्टिस सेट है क्लैट का, प्रैक्टिस सेट नहीं लाया, प्रैक्टिस सेट ले आओ, वो लॉजिकल रीजनिंग है, कोई नहीं फोटो खींच ले, क्या ही दिक्कत है।
प्रैक्टिस सेट लेके आए ये वाला? 5.1। कंटेम्प्रेरी पैसेज है, सेकंड वाला करना है, फर्स्ट वाला हो चुका है, सेकंड वाला। इधर बैठ जा भाई, थोड़ा सा हवा लगने सबको। अमन क्या नाम है, देख सो रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जा, थोड़ा हवा हवा लगने सबको थोड़ी देर। चल। लेट अदर्स डू।
डिपेंड करता है पैसेज, जैसे पहला पैसेज था उसमें तो कम ही था, मतलब एक पैसेज करने का टाइम नहीं था, पूरा क्यूमुलेटिव टाइम होता है ना, उसके अंदर सारा कुछ करना होता है ऐसा। नहीं अभी नहीं, अभी कंटेम्प्रेरी से ही स्टार्ट किया, ठीक है, तो वो भी होंगे। अच्छा अच्छा, कर लिया सबने, ट्राइड, पीछे हो गए, ट्राई किया क्वेश्चंस? हाँ कर लो, तुम्हारा हुआ, क्या नाम है इसका, हो गए, हो गए। शॉर्ट टेम्पर्ड है क्या भाई थोड़ा सा अपना। क्वेश्चन करने पे ध्यान दो तुम लोग, एसी पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है। चलो, आइए पढ़ते हैं पैसेज साथ में, आप लोग जो कर रहे हैं क्वेश्चन अपना कर लीजिएगा, देखते हैं क्या कहानी है इसके साथ। See what have been written here is the 90s have been a particularly good decade for India। तो 90s की बात हो रही है, इंडिया के लिए कैसा था, ये पॉजिटिव था, अच्छा था, ठीक है। The country has achieved the second highest rate of economic growth globally and made sustained efforts to improve equity, ठीक है। तो कंट्री second highest rate of economic growth थी globally, democracy has been deepened, democracy और अच्छी हुई है, and social transition moved further along with the leaders from the lowest caste now occupying the highest political offices in several provinces, ठीक है। तो जो लो कास्ट के लोग थे उनको भी हाई ऑफिसेस मिले हैं सेवरल प्रोविंसेस में, ठीक है। तो इस हिसाब से डेमोक्रेसी क्या हुई है, डीपेन हुई है, इंप्रूव हुई है, ठीक है। ठीक है, एट द सेम टाइम इंडियन कंपनीज have emerged as aspiring multinationals with major acquisition abroad and ready to take on a larger challenge, ठीक है। तो साथ ही साथ क्या हुआ है, द सेम टाइम जो इंडिया की कंपनीज हैं वो मल्टीनेशनल बनी हैं और मेजर एक्विजिशन लिए हैं उन्होंने, कहाँ पे, अब्रॉड और इंडिया में भी, ठीक है। ओके, द वर्ल्ड हैविंग रिकॉग्नाइज्ड दीज अचीवमेंट्स, जो जो वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज की achievements and has apparently decided that despite some ostensible weakness, ostensible मतलब that is visible, so despite the ostensible weakness की कुछ weaknesses तो हैं in public governance, पब्लिक गवर्नेंस एक वीकनेस हो गई, जैसे में क्या क्या है, एक तो पॉवर्टी हो गई, देखो मेंशन है ना, क्या मेंशन है, persistent poverty मतलब जो कंटिन्यूअस पॉवर्टी चली आ रही है, लो लेवल ऑफ ह्यूमन, लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, एक का प्रॉब्लम्स है। देन राइजिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इसके बावजूद भी इंडिया शुड बी गिवन अ प्लेस एट द ग्लोबल हाई टेबल, है ना, ये तो कुछ प्रॉब्लम पर डिस्पाइट चाहिए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एडमिटिंग इंडिया to the global high table can be tracked back to the BRICS report by Goldman Sachs, ठीक है। तो गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट है, इंडिया को क्यों कहा जा रहा है, विच सिंपली प्रोजेक्टेड प्रिवेलिंग जीडीपी ग्रोथ रेट्स टू शो दैट द इंडियन इकोनॉमी विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 20। इस चीज को करता है, बल देता है और क्या करता है, मजबूत करता है कि इंडिया जो है अब कहाँ आना चाहिए, ग्लोबल लेवल पे आना चाहिए। गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि इंडिया कैसा होगा, थर्ड लार्जेस्ट बाय वेयर, बाय 2050, 2050 तक, ठीक है। हायर रेट्स ऑफ ग्रोथ सस्टेन ओवर द प्रेजेंट डिकेड डिस्पाइट इंटरनल पॉलिटिकल अपहेवल्स, मतलब उतार चढ़ाव, एक्सटर्नल शॉक्स एंड ग्लोबल क्राइसिस, ठीक है। इसके बावजूद भी इंडिया के जो ग्रोथ रेट्स हैं वो कैसे हैं, हाई हैं और बने रहे हैं पूरे डिकेड में, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्सटर्नल शॉक्स एंड ग्लोबल क्राइसिस यहां तक हो गया, हैव फर्दर रीइंफोर्स्ड इंडियाज क्लेम टू बी इंड्यूस्ड इन एनी न्यू आर्किटेक्चर फॉर ग्लोबल गवर्नेंस। तो अभी अलग कर दिया गया था, सो जो इंडिया ने किया है ना, ये जो इस डिकेड में 90s डिकेड की बात कर रहे हैं अपन, उसमें जो उसने किया है सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाई है, तो अब इसको जो है ग्लोबली रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, दैट इज व्हाट द पैसेज इज ट्राइंग टू कन्वे।
This was reflected by India's inclusion initially as a member of O5 group, that along with the G8 made up the HAP process, अभी कोई process होगा, which unfortunately met an early demise. तो वो demise का मतलब होता है बेटा, है ना? Demise का मतलब होता है death. In general अगर आप बात करेंगे तो death होता है इसका मतलब. अब यहाँ पे demise का मतलब है कि काम चला नहीं, काम क्या हो गया, खत्म हो गया, मर गया, कहने का मतलब ये. So जो words आ रहे हैं, demise मतलब death होता है, ठीक है? इंडिया वॉज देन गिवन अ प्रोमिनेंट रोल इन G20 ग्रुपिंग, ठीक है? तो ये पहला जो ग्रुप स्टार्ट हुआ था, अर्ली डिमाइस हो गई, मतलब वो अर्ली क्या हो गया, शट हो गया या कुछ हो गया होगा उस ग्रुप के साथ, तो उसको कंटिन्यू नहीं किया गया. और इसके बाद इंडिया को एक प्रोमिनेंट रोल दिया गया कहाँ पे, G20 गवर्निंग एंड इट्स वर्किंग ग्रुप्स इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड पे. इंडिया को फिर जगह मिली, ठीक है? सो इंडिया इज डूइंग वेल अकॉर्डिंग टू द पैसेज. India's arrival on the global scene is best captured in the heads of state of all 5 permanent members of the UN Secretary Council visited Delhi between July and December 2000. तो अब वो कह रहा है कि एक और एग्जांपल है कि इंडिया जो है ग्लोबल सीन में देखा जा रहा है, वो क्या है कि जितने भी परमानेंट मेंबर्स थे यूएन सेक्रेटरी काउंसिल के, उन्होंने विजिट किया था दिल्ली को, ये बिटवीन द टाइम पीरियड दैट इज गिवन, दैट इज जुलाई एंड दिसंबर 2010. In the words of President Obama, which brought huge cheer to Indian elite, ठीक है? तो उन्होंने कुछ कहा था, वो क्या कहा था, आगे लिखा हुआ है, इंडिया वॉज नॉट जस्ट एन इमर्जिंग बट एन इमर्ज पावर. तो जो इंडिया है ना, वो सिर्फ इमर्जिंग नहीं है, है ना? बहुत डिकेड से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि इंडिया इज इमर्जिंग पावर, इमर्जिंग नहीं है. अकॉर्डिंग टू बराक ओबामा, इमर्जिंग है कि इमर्ज्ड है? इमर्ज्ड है, ठीक है? ओके. And to further reinforce the sentiment, both President Obama and subsequently President Sarkozy during their visit, endorse का मतलब होता है सपोर्ट करना बेटा, है ना? endorsement होते हैं ना, जो आपके endorsement चलते हैं, प्रमोट करना, सपोर्ट करना. India's bid to secure a permanent seat in the UN Security Council. तो ओबामा जी ने भी कहा, फिर प्रेसिडेंट जो उनकी बात हो रही, इन्होंने भी कहा कि इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, किसमें, यूएन सेक्रेटरी काउंसिल में, बट वो नहीं मिल पाती है. उसका रीजन आपको पता होगा, नहीं पता तो चाइना है, वीटो पावर का यूज कर लेता है अपना. Okay, this recognition by the existing power fulfills a long-standing desire of the Indian elite and establishment of being treated as a global player and not being relegated to mere a regional power or worse being bracketed with Pakistan. तो अब वो आ गया ग्लोबल लेवल पे. पहले तो आपका रीजनल पावर माना जाता था एशिया में और पाकिस्तान से कंपेयर किया जाता था. This Indian political leadership, its diplomat and civil servant in the pursuit of this recognition have in the past persistently tried to punch above the country's weight, ठीक है? तो ये कुछ 408 वर्ड्स का था. अब आते हैं क्वेश्चन पे, which is approximately आसपास ही है. Which of the following options, if true, would help India's case further in obtaining a higher place in the global economy? तो अगर इनमें से ऐसा क्या ट्रू होगा तो जो इंडिया का जो हायर प्लेस है ग्लोबल इकोनॉमी में, उसमें हेल्प करेगा ये, ठीक है? तो हमने बताया था ना, कुछ क्या है दिक्कतें हैं इंडिया के साथ, जैसे एक्सट्रीमिज्म हो जा रहा है लेफ्ट विंग्स का, और क्या नहीं है, पॉवर्टी, ये मैंने मेंशन किया था. तो गई. और इंप्रूवमेंट इन द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, राइजिंग कम्युनिज्म फ्यूल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज. तो नहीं, अगर बढ़ा देंगे, आप समझो, तो इससे क्या उसको हेल्प मिलेगी? नहीं मिलेगी. तो हेल्प सिर्फ किस, रिडक्शन इन पॉवर्टी. वो स्टेटमेंट्स नहीं है, स्टेटमेंट पैसेज में दिए गए हैं, लेकिन आप क्वेश्चन समझो. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनमें से क्या ट्रू हो जो इंडिया के केस को फर्दर क्या कर देगा, मजबूत बना देगा, ऑब्टेनिंग अ हायर प्लेस इन द ग्लोबल. तो उसमें ये कहा गया था पैसेज में कि हमारे पास क्या है, परसिस्टेंट क्या चल रही है, पॉवर्टी, तो ये चल रही है. तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं. तो अब बताओ, इसको अगर कम कर दोगे तो आपका स्टेटमेंट तो मजबूत हो जाएगा ना. तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए. सेकंड है, इसमें क्या लिखा हुआ है, अच्छा, इंप्रूवमेंट इन द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स. हाँ दिया हुआ है, ठीक है. तो फर्स्ट सेकंड भी है, अच्छा ठीक है, हाँ सेकंड भी.
सो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट तो होना ही था, सेकंड हो गया, ठीक है। अगर थर्ड में ये कह देता कि लेसन कम्युनलिज्म, कम्युनिज्म को क्या कर दें, लेस कर दें, कम कर दें, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो भी आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, राइजिंग कह रहा है, तो ये आंसर आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो पहले का आंसर बी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, इंप्रूवमेंट लिखा हुआ है, ठीक, वेरी गुड। Consider the following statement. The Goldman Sachs report was instrumental, मतलब very helpful in helping India obtain a stronger position among the global economies. बिल्कुल ठीक है भाई, पहला वाला तो आपका जाएगा ही, है ना, क्लियर है, उसको तो मेंशन है। Had the HAP process been allowed to continue, India would have made it to the position of a global superpower, की false हो जाएगा आपका, डिवाइस हो गया था उसका, तो भैया जल्दी नहीं पड़ गया था वो, तो इसलिए आपका आंसर सिर्फ क्या बचा, वन। सेवेंथ का क्या हो जाएगा, सिर्फ ए में दिया गया है ओनली वन, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इंडिया बीइंग परसीव्ड एज एन इमर्ज्ड पावर इज, तो जो इंडिया को हम लोग परसीव कर रहे हैं, ग्लोबल जो ग्लोबली जो लोग मान रहे हैं कि इंडिया कैसा हो गया, इमर्ज पावर हो गया है, वो क्यों हुआ है वो देखते हैं हम लोग अब। एज अ रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन टेकन स्पेशली बाय लीडर्स फ्रॉम द लोवेस्ट कास्ट, ये नहीं है, ये तो ये एक कि इंडिया डेवलप हो रहा है कि जब लो कास्ट के लोगों को भी कैसे मिल रही है पोजीशंस, हाई पोजीशन मिल रही है हर जगह नहीं, इन सम ऑफ द प्रोविंसेस, यही तो था, ठीक है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि इंडिया क्या हो गया, इमर्ज हो गया एज अ पावर। अ रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स ऑफ दिस कंट्री में इट हैज बीन नॉट मेंशन इन द पैसेज, ठीक है। A result of efforts of its politicians and bureaucrats as a result of India's performance on democratic and economic front from the 90s, यही तो है आपका पहला लाइन ही लिखा हुआ था ये, मैं ना, मैंने इसको शायद यहाँ पे कहीं पे मैंने लिखा भी था शायद, एक मिनट बैक जाओ, हाँ सॉरी, ये लिखा हुआ है इंडियाज ग्रोथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, कहाँ से, फ्रॉम 19th सेंचुरी, ठीक है। सो ये आपको कवर करता है पूरा आपका एम्बिट, तो द आंसर हैज टू बी 8 का डी, ठीक है। तो 8 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, पहले मैं पढ़ता हूँ फिर आप लोग बाद में इसमें ऐड करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट सार्कोजी सपोर्टेड इंडियन बिड, बिल्कुल ठीक है, सपोर्ट किया था सार्कोजी और किसने, ओबामा ने। ओके, प्रेसिडेंट सार्कोजी हैज प्लेज्ड सपोर्ट इंडिया इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ये तो कुछ पता ही नहीं है, कहीं मेंशन ही नहीं है, तो इसमें भी हो जाएगा ओनली ए, है ना, ओनली ए किसमें है, ए में है, तो 9th का भी हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। 9th का ए ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं डी पे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज प्रेसिडेंट ओबामा कंसीडर्ड इंडिया इज एन इमर्जिंग और इमर्ज्ड, इमर्ज, नॉट ओनली इमर्जिंग बट एन इमर्ज्ड इकोनॉमी, सो आंसर हो जाएगा 10th का डी। आई गेस सारे सही होने चाहिए थे, सारे सही हैं, 5 आपके सबके, 5 आउट ऑफ 5। तो 2 पैसेज इसके हो गए हैं, अब 2 पैसेज किसी और सेगमेंट के करते हैं, ठीक है। अब आप आ जाइए, हम लोग डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट पैसेजेस 6.1। इसके 2 पैसेज कर लेते हैं, फिर हर के 2-2 पैसेज डेली करेंगे तो प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा आपका। चलिए, पहला है मॉरिशस, मॉरिशस से स्टार्ट है। किससे ये पैसेज हैं आपके, हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट पैसेजेस, सिग्निफिकेंट पैसेजेस। तो पहला पैसेज ये मॉरिशस वाला है, जिनके पास नहीं है लेकिन टेक अ स्नैप और फिर हम लोग करते हैं historically significant passage। Mauritius is a meeting pot of great diversity।
किसका? हाँ, पढ़ लिया भाई? हो गया। चलो ये दो कर लेते हैं, इसके दो, इसका 2.1 पे आ जाते हैं। हो गए? सबके हो गए ऑलमोस्ट? आ जाओ साथ में ही कर लेते हैं, जिनका नहीं हुआ है, ये थोड़ा बहुत रह गया, ठीक है? साथ ही साथ करते रहिएगा। लिखा हुआ मॉरिशस इज अ मीटिंग पॉट ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर। तो मॉरिशस क्या है? जहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ क्या है? कल्चर है, ठीक? डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, ठीक। चलो अब ध्यान से देखते हैं इसको जरा, देखिएगा। द लार्जेस्ट कल्चरल ग्रुप इज मेड ऑफ पीपल इंडियन रूट्स कंप्राइजिंग हिंदू ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नदर्न इंडिया, तमिल्स फ्रॉम सदर्न, मुस्लिम फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया। तो इस तरीके से वो बना हुआ है। द क्रियोल्स owe part of their ancestry to the first slaves who were imported from Madagascar and possibly to the east coast of Africa. The arrival of the Chinese, ये बात कब की है? लगभग 1800
26 की, चाइनीज के अराइवल की बात हो रही, ठीक है। यूरोपियंस आर ऑफ फ्रेंच डिसेंट, जो यूरोपियंस थे वो फ्रेंच लोग थे। एंड स्टेम, स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है टू कम आउट ऑफ फ्रॉम, ठीक है, ये एक फ्रेज होता रहता है, मतलब होता है किसी चीज का बाहर निकल के आना है ना, टू कम आउट ऑफ फ्रॉम, ऐसे लिख लो, ठीक है। Where were we? Most were Europeans are of French descent and stem from the settlers who arrived during the colonization of the island by France. तो जो कहाँ से आए थे जब फ्रांस आइलैंड का क्या कर रहा था, कॉलोनाइजेशन कर रहा था, वहाँ पे आए थे, सेटल हो गए थे। रिलीजन प्लेज अ मेजर पार्ट इन द आइलैंड्स कल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है, कौन कौन से हैं? न्यूमरस चर्चेस आर देयर, टेम्पल्स, मॉस्क, पैडगॉस exist next to each other, proving the remarkable level of religious and cultural tolerance, ठीक है। तो ये तो बताते हैं कि कल्चरल टॉलरेंस है, क्योंकि हर रिलीजन से रिलेटेड बने हुए स्ट्रक्चर्स। The largest religious group is made of the Hindus, which is about 51%, and then Christians 25%, and Islam is 21%, and then है Buddhism, so Christian, and then Buddha is the fourth number. In March, मत करो दोस्त, March 1992, Mauritius became a republic and is tipped as the first tiger of the Indian Ocean and Africa. कब बना भैया रिपब्लिक? 1992 पे रिपब्लिक हो गया ये। चलो, पॉपुलेशन डेंसिटी इज स्टिल हाई, 100% पर स्क्वायर करके है, ठीक है, माइल, बट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज बीन कंटेन्ड at less than 2% per year in the 90s. तो less than 2% per year in the 90s, तो 90s में जो है less than 2% था, क्या था वो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ। चलो यहां तक हो गया। द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी हैज अंडरगॉन सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, डाइवर्जन अवे फ्रॉम शुगर, मतलब मेन क्या था इनका? मेन था शुगर, ठीक है, बट नॉट एट इट्स एक्सपेंस। और चीजों में डाइवर्सिफिकेशन आया, लेकिन इसके बिजनेस में इस पे कोई प्रभाव नहीं आया, कुल मिला के मतलब। ओके, हैज बीन अचीव टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, ये भी आ गए हैं, एंड आर द टू अदर लीडिंग सेक्टर्स टुडे। तो पहला शुगर है, आपका टेक्सटाइल एंड गारमेंट हो गया, और तीसरा टूरिज्म हो गया। द मेजर चैलेंज टुडे इज नॉट फाइंडिंग द जॉब्स बट फाइंडिंग इनफ स्किल्ड लेबर। तो जॉब्स तो हैं, बट क्या नहीं है अपने पास? स्किल्ड लेबर नहीं है, स्किल्ड लेबर, ठीक है। Okay, to maintain the competitiveness of the economy, the unemployment rate stand at less than 3%. The unemployment rate भी कितना है? Less than 3% है। Overall balance of payment is positive, which is 25,000 per capita income है। Placing Mauritius among the middle income group of the countries, Mauritius is now poised to move to a higher development phase. तो अभी कहाँ जाएगा? हायर पे जाएगा, अभी मिडिल पे है, ठीक है। At the end of 2003, the population of Mauritius was over 1.2 million, तो 1.2 million थी 2003 पे, ठीक है। With the population density at about 1500 persons per square kilometer, Mauritius is the third mostly densely populated place in the world. There are several languages which are spoken in Mauritius due to its rich culture and history of its people. English is the official language in Mauritius, ठीक है। However, French is more widely spoken. तो ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश है, फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती है। द लैंग्वेज विच इज मोस्टली स्पोकन बाय मॉरिशस इज क्रियोलो, ओरिजिनेटिंग एज द कॉमन लैंग्वेज अमंग स्लेव्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिन्स एंड बिटवीन देम एंड द कोलोनिस्ट, ठीक है। द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द आइलैंड, लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है जो आप कम्युनिकेट करने के लिए बात करते हो, ठीक है। कहाँ गया? हाँ, ऑफ द आइलैंड इज बेस्ड ऑन फ्रेंच विल एलिमेंट ऑफ इंग्लिश। तो फ्रेंच और इंग्लिश का क्या है, कुछ एलिमेंट्स है उसमें। हिंदी, चाइनीज एंड मलगैसी, सबका थोड़े थोड़े एलिमेंट है। भोजपुरी इज स्पोकन बाय मैनी इंडियन मॉरिशियंस। हिंदी इटसेल्फ इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस बट इज नॉट वाइडली स्पोकन एज अ होम लैंग्वेज। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉरिशस एंड हियर वी गो। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मॉरिशस? एट द एंड ऑफ 2003 the population of Mauritius was over 1 million। तो एकदम क्या लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा हुआ है। ओवर बोला है ना, ओवर 1 पॉइंट। अरे तो आप पॉइंट, आप ऐसे, अब मुझे क्या पता कि आप ओवर पूछ रहे हो या आप पूछ रहे हो। आपने कहा एक लिखा है, 1.2 लिखा है, तो फिर गलत हो जाएगा। अब उसने ओवर का मेंशन कर दिया ना, ओवर 1 मिलियन, ठीक है ये आपका, ठीक है।
मॉरिशस हैज अ पॉजिटिव ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी ठीक लिखा हुआ है। द क्रोयल वाज वन ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेजेस, ये नहीं लिखा हुआ है, फॉल्स है ये, तो आपका हो जाएगा ओनली 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 2। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, सी है आई गेस, है ना, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली टू बी द मेन इंडस्ट्री फॉर द मॉरिशस टुडे, बताया मैंने अभी, हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या है वो, शुगर है, ठीक है। What does the author mean by lingua franca in the context of the passage? तो ये हो जाएगा लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड का बेटा सी होगा, शुगर है ना। जब मैं आपको समझा रहा था तो आप बात कर रहे थे, ध्यान नहीं दिया आपने, नहीं तो सही हो जाता आपका। हम्म हम्म ये वन ऑफ द मेजर चीफ कंसर्न, ये वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ द मॉरिशस टुडे अनएम्प्लॉयमेंट या स्किल्ड लेबर की स्कैरसिटी है। हाँ, स्किल्ड लेबर्स है नहीं, है ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्किल्ड लेबर्स, है ना, स्कैरसिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर्स नहीं है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, फोर्थ का ए हो जाएगा बेटा, ठीक है। एंड फिफ्थ पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स रिगार्ड टू इट विटनेसेस, फॉल्स है ये, अरे फॉल्स बताना है, ट्रू नहीं बताना। अरे रिलीजियस डाइवर्सिटी तो है ही है ना भाई, हिंदूज हैं, मुस्लिम्स, हाँ तो वो देख लेते हैं। दूसरा है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अ मीन द आइलैंड, इन द आइलैंड पीपल आर हियर रिस्पेक्ट वन अदर्स कल्चर सेंटिमेंट्स, तो ये ठीक लग रहा है। मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स रिलीजियस बिल्डिंग्स कंसिस्ट ऑफ टेम्पल्स, नहीं है, हर का है, तो सेकंड और फोर्थ क्या है, फॉल्स है ना? हमें फॉल्स बताना था, ऑप्शन नंबर डी, डी क्लियर हो गया। हम्म एक मिनट रुको जरा यार, ये क्वेश्चन नंबर 5 का देखने दो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स विद रिगार्डिंग टू मॉरिशस, तो पहला तो सही होना चाहिए ना। हम्म ठीक है, अब आप कौन सा कह रहे थे, किसमें डिफिकल्टीज होती है आपको बेटा। चलो 2 पॉइंट, आजा भाई 2.1 ओपन करो, 2 चलो ठीक है, तो अब पहले 2.1 कर लेते हैं, फिर उस पर आ जाते हैं। 2.1, अच्छा इन्फ्लुएंस क्वेश्चंस पे, इन्फ्लुएंस यार अभी पढ़ा नहीं है, तो इन्फ्लुएंस वाला छोड़ो, आप पहले पे ही आ जाओ, मेन आइडिया एंड कंटेक्चुअल मीनिंग क्वेश्चंस पहले पे आओ, इन्फ्लुएंस अगली क्लास में पढ़ेंगे तो फिर इन्फ्लुएंस वाले कर लेंगे। चलो मेन आइडिया एंड कंटेक्चुअल मीनिंग क्वेश्चंस, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये थोड़े से जो है मजेदार होते हैं, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। हाँ तो एक बार आप कर लीजिए खुद से, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग होगा, इसमें थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ेगी, अदरवाइज ये गलत हो जाएंगे, गलत। मेन, ठीक है, कंस्ट्रक्ट मीनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, मीनिंग 1.1, अरे पैसेज वन में इलियाना मिहाओ, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, टेस्ट दिया सभी लोगों ने, नहीं दिया, और जिसने जिसने दिया अगली क्लास में सारे पेपर लेते आइएगा, तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे, है ना, जो पैसेजेस आए हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग के, और ये भी अगर दिया है तो टिल देन आप इसको सॉल्व करिए, पैसेज एक को ले बेटा, है ना।
कर लिया आपने? एनालिटिकल मतलब सोचना समझना। क्रिटिकल क्या होता है बताओ? पैसेज की टोन समझिए क्या कहना चाह रहा है आप। हो गए? सभी कर लेना, थोड़े से ट्रिकी होते हैं ये क्वेश्चंस जिसमें टोन। इसमें कितने पैसेज हैं? आपने सारे कर लिए इसके पैसेजेस? 3 किए? चलो, कर ट्राइड? आपका हुआ? चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Iliad Mihai, professor of economics at some institute, that is INSEAD, holds forth on the relation of the collapse of the golden age of late 1920s। ठीक है, तो जो कोलैप्स हुआ है ना, आगे इसमें मेंशन भी है पहली लाइन पे। वो क्या था आपका? द ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेट डिप्रेशन। ठीक, इस पे शायद पूरा पैसेज ही है। आई हैव जस्ट गॉन थ्रू इट। लिखा हुआ इन माई व्यू, अब ये माई व्यू कौन है? प्रोफेसर का व्यू है। इज दैट मॉनेटरी पॉलिसी एंड द फाइनेंशियल सेक्टर प्ले अ क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है और जो आपका फाइनेंशियल सेक्टर है, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। लेट मी पुट इट मोर प्रिसाइसली। ठीक है, वो क्या है कि गुड मॉनेटरी पॉलिसी इज अनलाइकली टू एक्सक्लूड। जो गुड मॉनेटरी पॉलिसी है वो शायद इसका इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट ना बढ़ा पाए। आगे लिखा हुआ है क्यों? आफ्टर ऑल वी हैव मोर इनकम ईयर आफ्टर ईयर बिकॉज मैनकाइंड विद न्यू प्रोडक्ट्स एंड मोर एफिशिएंट वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट। इस वजह से ये ऐसा होगा। हाउएवर, लेकिन जो बैड मॉनेटरी पॉलिसी है, देखो गुड मॉनेटरी पॉलिसी ही एक्सेलरेट कर रहे, ये लाइकली नहीं, अनलाइकली है, लेकिन बैड मॉनेटरी पॉलिसी तो खत्म ही। आगे लिखा हुआ है हाउएवर। देखो हाउएवर हो गया ट्रांजिशन वर्ड। अभी आप पॉजिटिव वाइज कर रहे थे, अब आप इसका क्या आ जाएंगे? नेगेटिव में आ जाएंगे। बैड इकोनॉमिक पॉलिसी कैन इजिली डीरेल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रेल का मतलब क्या? पटरी पे जा रही हो आप तो रेल हो गया, पटरी से उतर गया क्या हो गया? रेल हो गया, कर देना। ठीक है, ओके आगे 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 चलो। और ये दो है रिच और पुअर कंट्रीज, दोनों के लिए क्या है? सेम ही है। अब आगे लिखा व्हाई आर फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द बैंकिंग सेक्टर सो इंपॉर्टेंट। क्यों है? बैंक फुलफिल अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी बाय मैचिंग बोरोवर्स एंड लेटर्स। अब ये बहुत ज्यादा इसमें, अगर आप सेंटेंस सॉरी आप क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन, ये इतनी वो नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, बट पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, वी डिपॉजिट 100 इन अ बैंक, द बैंक कीप्स इट द मोस्ट $2-3 इन इट्स वॉल्ट। बाकी चला जाता है, किसको देता है? वापस से लैंड कर देता है।
मोस्ट बिजनेसेस को क्या रिक्वायरमेंट होती है लोन की फॉर देयर नॉर्मल ऑपरेशन, सेक्टर डज नॉट वर्क प्रॉपरली, बिजनेस कैन नॉट गेट लोन्स एंड दे हैव टू कर्टेल, कर्टेल काटना है ना, कर्टेल का मतलब शॉर्ट एंड कर देना, कर्टेल, हाँ, कटौती करना हिंदी में, टू बी ऑनेस्ट, टू बी एग्जैक्ट अगर आप ट्रांसलेशन चाहते हैं, कर्टेल ठीक है। एंड ले ऑफ वर्क, ले ऑफ का मतलब होता है निकाल देना, है ना, आप सुनते रहते होगे कि इस कंपनी में इतने ले ऑफ्स हो गए, तो ले ऑफ का मतलब होता है बाहर निकाल देना, टू एक्सपेल कर देना, है ना, टू एक्सपेल कर देना। एंड ले ऑफ वर्कर्स, ले ऑफ मतलब उनको बाहर निकाल देना, कंपनी से हटा देना। एज दे curtail प्रोडक्शन दे डिमांड fewer प्रोडक्ट, their suppliers have to reduce their output and fire. If manufacturers cannot sell their goods because the firm stream does not need as many product as before, ये यार इसमें कुछ है नहीं बट पढ़ लेते हैं, they cannot generate enough revenue to go bankrupt, bankrupt हो जाता है, and banks experience further problem, एक वर्ड आया बेटा यहाँ पे deteriorate, है ना, एक वर्ड आया है यहाँ पे deteriorate, which means हिंदी में क्या हम लोग यूज करते हैं उसका, नहीं नहीं, इसका मतलब होता है बस से बदतर हो जाना, डिटेरियोरेट का मतलब क्या हुआ, बस से बदतर, मतलब फ्रॉम बैड टू वर्स, है ना, लिख सकते हैं इसका मतलब होता है फ्रॉम बैड टू वर्स, या और खराब कर देना वर्सन, वर्सन, ठीक है। सो ये लिखा हुआ है, उनकी जो बैलेंस शीट होती है वो डिटेरियोरेट हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है, और ही खराब हो जाती है, ड्यू टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड लोन्स की, ठीक है। At this point, banks want to lend even less because of the uncertainty generated by from bankruptcies. As they lend less, the vicious cycle continues. तो जब आप पे नहीं करोगे तो फिर वो कम लेंड करेंगे, तो फिर बिजनेस कैसे चलेंगे, फिर नौकरियां जाएंगी, और ये साइकिल जो आप खतरनाक साइकिल है, जहरीला साइकिल है, ये क्या कंटिन्यू होगा। With producers cutting production and firing workers on the top of this, depositors start worrying about their deposit. अगर ऐसा होगा तो जिन्होंने डिपॉजिट किया है वो थोड़ा सा डरेंगे, भाई हमारे डिपॉजिट का क्या होगा। आप सुनते हैं 3 4 5 साल में एक खबर आती है कि कोई बैंक पैसा लेके भग गया या बंद हो गया, महाराष्ट्र में एक ऐसा हुआ था केस 2 4 साल पहले, है ना। ओके, लोन्स हैव मेड, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा डिपॉजिट स्टार्ट विथड्रॉइंग देयर कैश इन बैंक्स हैव इवन फीवर पॉसिबिलिटीज फॉर लेंडिंग एज दे हैव टू होल्ड कैश इन देयर, इन कैश देयर इज अ रन ऑन द बैंक, अगर कमी हो गई तो उनको होल्ड करना पड़ेगा। देखो होल्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, HOARD, होल्ड का मतलब होता है स्टॉक पाइल, एक होल्ड हो गया बेटा, एक और होता है होमोनिम्स है, मतलब प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। इस होल्ड ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर पीपल, है ना, ग्रुप ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड पीपल, अनऑर्गेनाइज्ड पीपल, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं होल्ड, HORD, और स्टॉक पाइल करना होता है, इकट्ठा करना। अच्छा हाँ, गो बेली अप, यहाँ ठीक है बता दो, ऑन द यहाँ से पढ़ते हैं, ऑन द टॉप ऑफ दिस डिपॉजिटर स्टार्ट वरिंग अबाउट देयर डिपॉजिट्स बिकॉज द नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैव मेड सम बैंक्स गो बेली अप। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं, अगर वो देखो आप समझो आपने लोन लिया बैंक से, 4 लोगों ने और लिया, अब 5 में से 4 क्या कर गए, डिफॉल्ट कर गए, तो उनको बोल देते हैं ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। तो अगर यही सब करते रहेंगे तो बैंक गो बेली अप हो जाएगा, तो बैंक क्या हो जाएगा, बैंक के पास पैसा बचेगा क्या, नहीं बचेगा, तो बैंक हो जाएगा, है ना, बैंक क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, ठीक है। चलो होल्ड कैश, ठीक है, अब लास्ट वाला पैसेज पढ़ते हैं। एंड वन थॉट लाइक एलियन दैट दिस वुड बी ऑब्वियस टू ऑल पॉलिसी मेकर्स, हाउएवर ऑल द लेसन फ्रॉम द ग्रेट डिप्रेशन, तो ये जितने भी हमें ग्रेट डिप्रेशन से लेसन मिले हैं, सीम्स टू हैव बीन लॉस्ट विद इन 3/4 ऑफ अ सेंचुरी, ये सब क्या हो गए हैं, गायब हो गए, मतलब जो लेसन हमने सीखे हैं वो सब क्या हो गए, गायब हो गए। इट सीम्स टू पैराफ्रेज मार्क बार्ड दैट पॉलिटिक्स स्पेशली ऑफ द पेटी एंड पार्टीशन वैरायटी ईट्स पॉलिसी फॉर लंच 7 days अ वीक। कहने का मतलब है कि जितनी भी कहानी है, ये जो भाई साहब है मार्क बार्ड, इसको पैराफ्रेज करती है। पैराफ्रेज का मतलब क्या होता है, जो मैंने कहा दूसरे शब्दों में आपने वही कह दिया, दिस इज व्हाट पैराफ्रेजिंग इज। मैंने आपको बताया था कंक्लूजन में कि कंक्लूजन्स कैन बी पैराफ्रेजिंग, मतलब अगर पैराफ्रेजिंग की गई है तो हो सकता है कि जो पॉलिटिक्स है, कैसी पॉलिटिक्स, स्पेशली पिटी पॉलिटिक्स, मतलब तुच्छ तरह की पॉलिटिक्स, वो पॉलिसीज को लंच में खाती है। कहने का मतलब है कि जो पॉलिसीज बनती है ना, तो पॉलिटिक्स उनको निकल जाती है कि हटाओ सब जो भी है देखा जाएगा, ठीक। सो दिस इज द पैसेज। अब इसमें आते हैं हम लोग
देखो क्या लिखा है, डीरेल। तो डीरेल का मतलब समझ ही सकते हैं आप चल रहे हो रेल से और नीचे आ गए तो क्या होगा, डीरेल हो गया। तो प्रॉपर तो होना, तो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिसरप्ट, डिसरप्शन हो जाएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहले का ए हो जाएगा। देखो इनविगोरेट, इसका मतलब होता है मजबूती देना, स्ट्रेंथन, है ना। इसका अपोजिट हो जाएगा बेटा इनरवेट। इनरवेट का मतलब होता है कमजोर कर देना। इस, अब इसको मैं, तुम लोग गेस करो, मैं बताता हूँ कैसे गेस करना है। री का मतलब क्या होता है, वापस से, रिटर्न, अगेन। रिफर्बिश मतलब वापस से कर देना, अच्छा कर देना। इन्फ्लेट का मतलब क्या होता है, तैरता हुआ, है ना। हाँ, देखो इन्फ्लेट का मतलब हवा भरना होता है बेटा। एक होता है वर्ड आपका क्या, भी थे किसी ना किसी पैसेज में आए थे, लास्ट या उसके लास्ट है, टू फिल एयर, और इसका मतलब होता है एयर को बाहर निकाल देना, टू टेक आउट द एयर। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा डिसरप्ट। और ले ऑफ का मतलब मैंने बताया ही आपको क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज को बाहर निकाल देना, एक्सपेल कर देना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डिस्चार्ज वर्कर्स फॉर एम्प्लॉयज इधर टेम्परेली और परमानेंटली। करेंगे, वो भी करेंगे, जितने पैसेज करते जाएंगे आपको वर्ड्स मिलते जाएंगे तो आपको याद आ जाए। फिगर ऑफ स्पीच का एक सेशन रखते हैं हम लोग, अगला ही सेशन रख लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच का। ठीक है, तो आपने गलत कर दिया, देखो दूसरे का डी आंसर होगा, बताया तो ले ऑफ का मतलब बाहर निकाल देना होता है। अच्छा किससे गलत, आपका सही है ना ये तो ठीक है। व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर इन द लास्ट पैराग्राफ। एडुलेटिंग का मतलब नहीं पता, तुम ए बोल रहे हो, एडुलेटिंग का मतलब बताओ क्या होता है। क्रिट हाँ क्रिटिकल ही होगा। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है ये बताओ, अच्छा। सेंटेंस पढ़ो, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर इन द लास्ट पैराग्राफ, ये भूल जाते हो, क्वेश्चन नहीं ढंग से पढ़ते हो। हाँ तो लास्ट पढ़ा है, तो लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ यही वाला है लास्ट। अगर आप पूरे की बात करोगे तब तो ठीक है। एडुलेट का मतलब तारीफ करना होता है, वो हो नहीं सकता। ऑप्टिमाइजिंग का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, वो भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आप, अच्छा हम बोलते नहीं है कि यार उस बंदे के अंदर या इस जॉब के लिए आपको एनालिटिकल स्किल्स चाहिए होंगी। एनालिटिकल स्किल्स का मतलब क्या हुआ, जिसमें आप सोच समझ सकते हो, हर चीज को कर सकते हो। लेकिन वो तो क्रिटिसाइज क्रिटिकल है ना, आप देखो ना बोल रहा है कि चाहे इतने भी लेसन हमने पढ़ लिए हों, जो ग्रेट डिप्रेशन में कितना भी लेसन मिला हो, लेकिन वो एक सेंचुरी के 2-3 क्वार्टर में खत्म हो जाता है, यही तो लिखा हुआ है लास्ट में। और इस चीज को पैराफ्रेज करता है वो जो भाई साहब ने कुछ बोला था, कि जो पॉलिटिक्स है, स्पेशली इनसिग्निफिकेंट पॉलिटिक्स है, वो ऐसी पॉलिसीज को 7 दिन डिनर में खाती है। ठीक है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, क्रिटिकल। आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। चलिए, और अगला जो है वो बहुत आसान होने वाला है, सुटेबल टाइटल फॉर द, देखो क्या पैसेज मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है, क्या पॉलिसी मेकर्स के बारे में बात कर रहा है, ग्रेट डिप्रेशन के बारे में बात कर रहा है, कि जो लेशंस मिले हैं उससे बात कर रहा है, बताओ। है? अच्छा, फोर्थ वाला, व्हाट इज द फ्रेज गो बेली अप, अभी तो बताया मैंने, बैंक हो जाना। इसमें देखो 2 वर्ड्स हैं, थ्राइव का मतलब पनपना होता है, मतलब सर्वाइवल स्टेज पे। थ्राइव वर्ड लिखा ना, थ्राइव, पनपना, हिंदी में बोलते हैं ना, सरवाइव करना। ठीक है, अब सुटेबल पैसेज पे, सॉरी, और इसमें एक वर्ड है प्रोलिफरेट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा पहले ये बताओ। फोर्थ का बी हो जाएगा, बैंकरप्ट। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इसमें देखो एक वर्ड है प्रोलिफरेट, उसको मैं बताता हूँ। स्टेबलाइज का तो मतलब पता ही होगा, स्टेबल कर देना होता है। ठीक है, प्रोलिफरेट समझ लीजिएगा आप। देखो प्रोलिफरेट के साथ मैं कुछ और वर्ड्स भी बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, अब ऊपर की तरफ आप चल रहे हो, तो अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसके लिए एक वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्या, सोर। जैसे द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज सोरिंग, मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, प्रोलिफरेट का ही मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत तेजी से बढ़ना, रैपिड इंक्रीज। क्या होता है,
रैपिड इंक्रीज, ठीक है। फिर एक और लिख सकते एज अ वर्ब, एज अ नाउन हो जाएगा वो वेजिटेबल जो हम लोग क्या, रैपिड इंक्रीज। क्राइम्स अगेंस्ट women in our country are mushrooming, what, रैपिड इंक्रीज है ना, मशरूम हो गया, ठीक है। व्हेन यूज्ड एज अ वर्ब, व्हेन यूज्ड एज अ नाउन सो दैट वो ईटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप बढ़ रहे थे, बढ़ते 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 हम पहुंच गए अपने कहाँ पे, कहाँ पहुंच गए, हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट के लिए एक वर्ड सब लिखना है, वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। जेनिथ, जेनिथ का मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। जैसे अभी हम कहें कि रोहित शर्मा इज एट द जेनिथ ऑफ हिज करियर, वर्ल्ड कप जीता, इज एट द जेनिथ ऑफ हिज करियर मतलब कहाँ है, हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। इसको हम लोग पीक बोल सकते हैं, एपेक्स बोल सकते हैं, पैरामाउंट बोल सकते हैं, है ना, क्लाइमेक्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए देखो बेटा एक वर्ड और लिख लीजिएगा, एपोथियोसिस। ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, कॉमन नहीं है, मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो जेनिथ ही मिलेगा आपको जनरली। एपोथियोगी, एक बार स्पेलिंग में चेक कर लूंगा इसकी, शायद ये भी होता है, सेम बेटा मतलब सेम है, हाईएस्ट पॉइंट। सही है, एपगी होता है, एपीओ जी डबल हाईएस्ट, सेम एपो। बाकी आपका क्लाइमेक्स, कल्मिनेशन, ये तो कॉमन वर्ड है, आपको पता ही होंगे, ठीक है। अब हम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए, अब इसके ऊपर तो जाएंगे नहीं। अब मान लो हम नीचे आ रहे हो, अब नीचे सोर का मतलब होता है आराम से धीरे धीरे बढ़ना, लेकिन अब आपने क्या किया, हाईएस्ट पॉइंट से आप गिर गए और एकदम धड़ाम से नीचे गिर गए, तो उसके लिए बेटा एक वर्ड होता है प्लमेट। प्लमेट का मतलब होता है टू गो डाउन वेरी शार्पली, जैसे प्राइस वगैरह आ गया, कुछ भी ऐसी चीज ना बड़ा धड़ाम से गिर गई, जनरली प्राइस वगैरह के लिए होता है, इसका मतलब होता है टू गो डाउन वेरी शार्पली, PLU, हाँ प्लमेट, डबल MET, गो डाउन वेरी, प्लमेट, टू गो डाउन वेरी शार्पली, ठीक है। अब आप कहाँ पहुंच गए, लोएस्ट पॉइंट पे। कहाँ पहुंच गए, पॉइंट पे। लोएस्ट पॉइंट के लिए आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ नादिर, नादिर द लोएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, ठीक है। नादिर, NADIR, नादिर द लोएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, जेनिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, ठीक है। डन, ठीक, चलो ये, हाँ फिफ्थ वाला, सुटेबल टाइटल। मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही नहीं, पॉलिसी मेकर्स की बात नहीं हो रही है, डिप्रेशन की बात हो रही है, तो सिर्फ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं कि डिप्रेशन जो हमने सीखा उसकी बात कर रहे हैं, डिप्रेशन जो हमने सीखा। आपका जो सुटेबल टॉपिक हो जाएगा, वो मेन आइडिया क्या हो जाएगा, फिफ्थ का सी, लेसन्स फ्रॉम द ग्रेट डिप्रेशन। क्लियर है, चलिए। तो ये वर्ड्स आप लोगों ने लिख लिए सबने, ठीक है। चलो नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं हम लोग। पैसेज 2, इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 3 4 5, अच्छा अब मैं बताऊँ, पैसेज नंबर 6 करिए आप लोग, सारे करेंगे डोंट वरी, लेकिन अभी जो मैं बताता हूँ थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन। पैसेज नंबर 6 करेंगे।
अभी नहीं बताऊंगा, बता दूंगा तो आंसर नहीं मिल जाएगा। वो अंडरलाइन वर्ड होगा, हाईलाइटेड है तो उस पर कोई ना कोई क्वेश्चन बेस्ड होगा। ये भी तो समझो। नहीं नहीं, आंसर नहीं, अब ऐसा दिया तो फिर कर लेगा तो फिर क्या ही मतलब है आंसर देखने का, है ना। पहले को ट्राई कर ले, फिर आई लेट यू नो, डोंट वरी। कोई अच्छी चीज थोड़े है जो बता रहा है। हाँ हाँ, तो आने दीजिए ना टोन, पढ़िए ध्यान से, इसलिए तो पहले ध्यान से पढ़ना होता है। किसका? डिस्टाइस्टिव मतलब कंक्लूसिव, जिसमें आप कह सकते हैं कि नहीं ये फर्म है, जैसे मैंने कहा कि डिसाइसिव एविडेंस है या कंक्लूसिव एविडेंस है, मतलब एविडेंस जो है वो काम कर जाएगा, कुल मिला के मतलब ये हुआ। कर लिया सब लोगों ने? चलिए तो अब डिस्कस करते हैं, सबका हो गया ना पीछे? डन नहीं? चलो, पैसेज हो गया कि अभी पैसेज ही पढ़ रहे हो? चलो क्वेश्चंस बाकी है ना, क्वेश्चंस कर लो। पैसेज पढ़ लिया ना सब लोगों ने, तो चलो पैसेज भी पढ़ लेते हैं साथ ही साथ। किसके बारे में है ये? शायद ई वेस्ट के बारे में है। द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैव द पोटेंशियल टू टर्न अ ग्रोइंग प्रॉब्लम इनटू अ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये जो आपका रूल्स आए हैं, इनके अंदर पोटेंशियल ये है कि जो प्रॉब्लम है कोई, उसको ये किस में चेंज कर सकते हैं? अपॉर्चुनिटी में चेंज कर सकते हैं। कैसी अपॉर्चुनिटी? डेवलपमेंटल, ठीक है। विद ऑलमोस्ट हाफ अ ईयर टू गो बिफोर द रूल्स टू टेक इफेक्ट, there is enough time to create the necessary infrastructure for collection, dismantling and recycling of electronic waste। तो अभी इसमें टाइम है, तो तब तक ये बाकी हम चीजें क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर करना, ये सब दुनियादारी जो भी है। द फोकस मस्ट बी ऑन सिंसियर एंड एफिशिएंट implementation। ओनली डिसाइसिव एक्शन कैन रिड्यूस द पोल्यूशन एंड health cost associated with India's hazardous water recycling industry। hazardous का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। अब
देखो एक वर्ड हो गया आपका, ध्यान से पढ़िएगा, और भी वर्ड बताता हूँ ना आपको। डेंजर हो गया, डेंजर एक्चुअली ये नाउन हो गया, डेंजर का मतलब क्या हुआ, खतरा हो गया। इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा बताओ, क्या हो जाएगा, डेंजरस, दिस इज योर एडजेक्टिव, राइट। ऐसे ही यू हैव वर्ड व्हाट, हैजार्ड विच इज डेंजर, एंड व्हाट अबाउट दिस, ये हो जाएगा क्या आपका हैजार्ड डस विच इज डेंजरस। देन वी हैव अ वर्ड व्हाट इज रिटन, पेरिल विच मीन्स सेम एज डेंजर, मतलब खतरा, नाउन। एडजेक्टिव बनाइए दोस्त, तो क्या बन जाएगा, पेरिलस विच मीन्स डेंजरस, राइट। एक वर्ड और लिखिएगा, जियोपार्डी, समझ लो पहले, जियोपार्डी इज डेंजर, बट इसका एडजेक्टिव फॉर्म ऐसे नहीं बनेगा, अलग तरीके से बनेगा। इसका वर्ब फॉर्म बनाइएगा, वो बनेगा आपका जियोपार्डाइज। क्या बन जाएगा, जियोपार्डाइज। अब देखो जियोपार्डी का डेंजर, जियोपार्ड वर्ब है तो इसका मतलब होता है खतरे में डालना, टू पुट समबडी और समथिंग इन डेंजर, ठीक है। और अगर आप इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो फिर ये ऐसे बनेगा आपको। अब ये थोड़ा सा इसमें ग्रामर का खेल है, जियोपार्डाइजिंग है ना, वो आईएनजी लगा के बना देते हैं हम लोग, खैर वो अलग बात है। फिलहाल आप ये वर्ड दोनों ध्यान रखिए, इसके लिए मैंने आपको ये बताया है, पेरिल एंड जियोपार्डी। हजार तो आपका है ही, ठीक, नोट कर लीजिए, हो गया नोट, ठीक। इट विल बी, हाँ, तो इफ इंडिया कैन अचीव अ ट्रांसफॉर्मेशन इट विल बी क्रिएटिंग अ होल न्यू एम्प्लॉयमेंट सेक्टर दैट प्रोवाइड्स गुड वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस फॉर टेंस ऑफ थाउजेंड्स, ठीक है। तो अगर हम ये कर पाए तो भैया बहुत ज्यादा क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर एक खुल जाएगा, जिससे बहुत सारी नौकरियां मिलेंगी, ठीक है। द लेगेसी रिस्पॉन्स ऑफ द स्टेट टू इवन द बेसिक लॉ ऑफ अर्बन वेस्ट, द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स हैज बीन वन ऑफ द differences, sorry, indifference. Many cities continue to simply burn the garbage or dump it in lakes. बहुत cities हैं या तो burn कर देती हैं या तो lakes में क्या कर देती है, dump कर देती है पानी में, ठीक है। With the emphasis now on segregation, segregation का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना, segregate करना, separate कर देना, waste at source and recovery of materials. It should be feasible to implement both set of rules. Feasible का मतलब होता है practical, practical. Feasible का मतलब क्या होता है, practical, जो practically possible है, ठीक है। हाँ जी, प्रैक्टिकल, समथिंग दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। मैंने कहा यार फीजिबल नहीं है काम करना, मतलब दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल। चलो, a welcome feature of this new waste rules is the emphasis on extended producer responsibilities. In other words, producer must take responsibility for the disposal of end products. For this provision to work, they must ensure the consumer who shall scrap gets some form of financial इंसेंटिव। तो ये देखो पैसेज में क्या बोला गया कि ई वेस्ट जो है इसको पहले हमें सेग्रीगेट करना है, फिर ध्यान से करना है, और अगर ये चीज़ हमने इम्प्लीमेंट कर दी और अभी इनके जो रूल्स बने हैं बनाए हैं जो मिनिस्ट्री ने, उसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम है, तब तक इंफ्रा हमें सही कर लेना है। और जो है लास्ट में ये बोला गया कि जो इस स्क्रैप को सेल करता है उसको क्या मिलना चाहिए, थोड़ा सा फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो ये ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात है। तो ऑथर जो है अपना ज्ञान बांट रहा है कि ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे हो जाओ, है ना, काइंड ऑफ ज्ञान दे रहा है, ठीक है। द ई वेस्ट रूल्स विच डिराइव फ्रॉम दोस पर्टेनिंग टू, पर्टेन का मतलब होता है बेटा रिलेवेंट, रिलेटेड। पर्टेन का मतलब, पर्टेन टू मतलब रिलेवेंट टू समथिंग या रिलेटेड टू समथिंग, ठीक। वेयर वर वी, चलो, फ्रॉम दोस पर्टेनिंग टू हैजार्डस वेस्ट मतलब रिलेटेड टू या रिलेवेंट टू हैजार्डस वेस्ट आर शेड्यूल्ड टू कम इनटू फोर्स ऑन May 1, 2012, ठीक है। Sound as they are, the task of scientifically disposing a few 100,000 tons of trash electronic annually depends heavily on the system of oversight by state pollution control board. तो इस पे डिपेंड करेगा। Unfortunately, most PCBs मतलब population control boards remain unaccountable and often lack the resources for active enforcement. तो अनअकाउंटेबल रहते हैं, मतलब कोई पूछता उनसे है नहीं। चलो आगे देखते हैं।
It must be pointed out that although agencies handling e-waste must obtain environmental clearances and be authorized and registered by the PCBs even under the Hazardous Wastage Management Act 2008. तो ये सब होना चाहिए. Information है, nothing to do with the passage a lot. There has been little practical impact. Over 95% of electronic waste is collected and recycled by the informal sector. जो 95% आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो कलेक्ट होता है और रिसाइकल होता है इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा होता है. कोई इसमें फॉर्मल चीजें नहीं आई हैं, बने तो हैं लेकिन काम ये लोग नहीं करते, अनअकाउंटेबल होते हैं. द वे फॉरवर्ड इज फॉर द पीसीबीज टू बी मेड अकाउंटेबल करिए फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द ई वेस्ट रूल्स. ठीक है, कि ई वेस्ट रूल को क्या करें वो लोग इम्प्लीमेंट करें. और यह तो पेनाल्टी लगाइए क्लियरली. The first order priority is to create a system that will observe the 80,000 strong workforce in the informal sector into the proposed scheme of scientific recycling. तो पहला तो आपका यही है प्रायोरिटी कि जो 80,000 स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स है आपके पास, वो जो अनऑर्गेनाइज्ड है इनफॉर्मल में, उसको क्या करें, जो आपने लॉ बनाए हैं उसके अंडर में लेके आए उसको. फैसिलिटीज ठीक है, फैसिलिटीज मस्ट बी क्रिएटेड टू अपग्रेड द स्किल्स ऑफ दीज वर्कर्स. ऑक्यूपेशन हेल्थ मस्ट बी, ट्रेनिंग वगैरह देनी चाहिए और हेल्थ को इंश्योर करना चाहिए. रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस टुडे in such a time when globalization and information technology are growing at pace which could only be imagined by a few years back. E-waste and its hazards have become more important over a period of time and should be given immediate attention. तो ये सब कहानी हो गई इसके साथ. चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला. पहला है बोथ सेट ऑफ रूल्स का मतलब यहाँ पे किससे है? यहीं पे कहीं लिखा था ना बोथ सेट ऑफ रूल्स, पढ़ लो ना वहां पे डार्क में लिखा हुआ. इसके 2 लाइन ऊपर पढ़ो, 2 से 3 लाइन. द लेगेसी से पढ़िए आप लोग, उसके 4 लाइन ऊपर जाइए. द लेगेसी सभी लोग. अरे उसमें बोल्ड है ना बेटा वो. The legacy response to the state, even the basic law of urban waste, the municipal waste rules has been of difference. Many cities continue to simply burn the garbage and dump it in lakes. तो ये कैसा वेस्ट हो गया आपका? अरे यार, गार्बेज को या तो जला देते हैं या तो लेक में डिपॉजिट कर देते हैं. ये कैसा गार्बेज है आपका? ये कैसा गार्बेज है आपका? सॉलिड गार्बेज है. ठीक है. और आगे क्या लिखा हुआ है? विद द एम्फेसिस ऑन द सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट. वेस्ट को क्या करना है? अलग अलग करना है. तो एक तो आपका ये हो गया, आपका क्या हो गया? सॉलिड. और एक क्या हो जाएगा आपका? ई वेस्ट. 26 सी. 26 सी सही था. कितने लोगों का गलत हुआ? ये 26 गलत हो गया. ई वेस्ट और तुम्हारा गलत था, सही था, गलत था. क्या किया था आंसर? ई वेस्ट और ई वेस्ट ही तो हैजार्डस है. वही तो पैसेज कह रहा. तो अलग अलग कहाँ कर रहे दोनों को? ये किया था. सॉलिड वेस्ट एंड हैजार्डेड वेस्ट. नहीं, सॉलिड वेस्ट जो है और जो आपका ई वेस्ट है, यही तो क्या है आपका? हैजार्डस है. तो ये बताना है. ठीक है. चलिए 27 क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग. आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच वन इज एन एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज. ये तो बहुत आसान है. इफेक्टिव एक्विजिशन ऑफ वेस्ट. एक्विजिशन तो कर नहीं रहे हैं, है ना. उसके बाद कैसे हम लोग डिस्पोज कर पाए किसको? वेस्ट को. उसके बारे में पूरा पैसेज बात कर रहा है. सो क्या हो जाएगा? हाँ, इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, है ना. 27 का ये किसी का गलत है? नहीं, ये सही होगा सबका. पीछे आप लोगों का दोनों सही है ना. ठीक है. आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हाट कैन बी सेड अबाउट द टोन ऑफ द ऑथर इन द लास्ट पैराग्राफ. मैं समझा देता हूँ. देखो सार्टोरियल, अब ये लिखते रहिएगा, आगे वापस आए तो फिर मत कहिएगा कि सर ये क्या हो गया. सैरेटोरियल का मतलब होता है वेरी स्टाइलिश, वेरी स्टाइलिश. ठीक है. एक्चुअली सैरेटोरियल रिलेटेड टू ये होता है टेलरिंग के बिजनेस से रिलेटेड होता है ना. तो स्टाइलिश तरीके से बोला है ना. ठीक है. एक्रेबिक का मतलब होता है सार्कास्टिक तरीके से कहना. एक्रेबिक लिखा हुआ ना पहले ऑप्शन में, विच इज सार्कास्टिक. सार्कास्टिक समझते हैं कटाक्ष. तो कटाक्ष की तो बात है नहीं, स्टाइल की भी कोई बात यहाँ पे है नहीं. डिडैक्टिक का मतलब होता है ज्ञान देना. डिडैक्टिक का मतलब क्या होता है? तो ऑथर ज्ञान ही तो दे रहा है पूरे पैसेज में, और क्या ही कर रहा है ऑथर? हाइपर बोला, आपको पता ही होगा, बढ़ा चढ़ा के बोलना.
हाइपरबोल क्लियर है सबको? बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलना। ठीक है। हाँ वही है हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है। तो एडुकेटिव इंफॉर्मेटिव ये होता है किसका मतलब? डिडैक्टिक का। तो वही उसने किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। हेजाल्डस का मैं आपको मतलब बता चुका हूँ, आंसर क्या हो जाएगा? डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, बाकी वर्ड्स का मतलब बता देता हूँ आपको। और कौन से वर्ड है यहाँ पे? कम्बरसम का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जिसको मैनेज करने में दिक्कत आए, अनमैनेजेबल। लिखिएगा, कम्बरसम का मतलब होता है कम्बरसम। ठीक है। और आपका वर्ड है डेंजरस, तो आपको पता है प्रिजम्पचुअस। क्या हुआ भैया? मैनेजेबल सुन नहीं रहे थे ना तुम, बात कर रहे थे तो कहाँ तुम्हें याद रहेगा, है ना? प्रिजम्पचुअस, प्रिजम्पचुअस का मतलब होता है वेरी एरोगेंट, है ना? हाँ जी, वेरी एरोगेंट। एक कहावत है, दोज हु हैव ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो अदर्स स्टोन्स एट अदर्स हाउसेस। हाँ, तो तुम वही कर रहे थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बनालिस बैनल। देखो, बैनल का मतलब होता है एनीथिंग दैट लैक्स ओरिजिनलिटी। मैंने बताया, किसी भी चीज में क्या नहीं है? ओरिजिनलिटी नहीं। अब बताओ, ऐसी कोई चीज जिसमें ओरिजिनलिटी नहीं है तो इंटरेस्टिंग होगी कि बोरिंग होगी? बोरिंग। तो बैनल का मतलब अल्टीमेटली क्या ही होता है? बोरिंग ही होता है। आपको अगर याद हो ये वर्ड, किसी को पढ़ाया था ना? याद ही नहीं होंगे, भूल गए होंगे। वर्ड बताया था, क्या मतलब है बताइए देवी जी आप? याद नहीं है? ठीक है, क्लीशे, ट्राइड या प्लेटिट्यूड का मतलब होता है कोई भी चीज या कोई भी फ्रेज क्या हो चुका है? ओवर यूज हो चुका है ना? इट हैज बीन ओवर यूज फॉर, है ना, मैनी ईयर्स, दैट इट इज नो लॉन्गर इंटरेस्टिंग एंड हेंस इट हैज बिकम व्हाट? क्या? बोरिंग। ठीक है। फिर मैंने आपको एक वर्ड और पढ़ाया था, अब नहीं पढ़ाया था तो इसका तो पता नहीं है मुझे। क्या लिखा हुआ है? टीडीएस। तो मतलब होता है एनीथिंग दैट टेक्स टू लॉन्ग टू गेट कंप्लीटेड। ऐसी कोई चीज जो बहुत लंबी चल रही है, जैसे हिंदी में बोलते हैं थकाऊ हो गया यार, बहुत लंबा चल रहा है, तो कोई चीज थकाऊ है, बहुत लंबी चल रही है, तो इंटरेस्टिंग होगी कि बोरिंग? इसका मतलब एक तरीके बोरिंग। एक वर्ड है, आपको पता ही होगा, मोनोटोनस। मैंने कहा स्पीच बहुत मोनोटोनस था, मतलब क्या था? बहुत ही डल था, और क्या था? बोरिंग था। बोरिंग के लिए एक वर्ड मैं और बता देता हूँ अच्छा सा आपको, ये लिखा हुआ है। हाँ, हमदम नहीं, हमड्रम है। सो हमड्रम का मतलब भी क्या होता है? बोरिंग होता है। नोट करते रहिएगा भाई, है ना? एक और लिख लेना यार, HACKENEY, कुछ स्पेलिंग गलत हो गई लग रहा है। हैकनेड होता है बेटा, HACKNEYED होगा, हैकनेड। इसका ही मतलब होता है ओवरली यूज्ड, हेंस बिकमिंग बोरिंग। ठीक है। चलो, जैसे आप इसका बैनल का, डायलॉग्स विथ बैनल वर्ड्स, मतलब कैसे वर्ड्स? सॉन्ग्स विद बैनल वर्ड्स, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक। तो ये वर्ड्स जरूर याद करिएगा, वोकेबलरी इंप्रूव होगी तो पैसेज इसको समझने में आसानी होगी, अदरवाइज क्या होगा कि दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जैसे वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो फिर इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम। ठीक है।
हाँ चलो एक वर्ड इसमें ये भी दिया गया है, ऑपोजिट दिया गया है। अब 30 का तो आंसर बता ही दोगे तुम लोग आसान से। 30 का आंसर, 30 वाले क्वेश्चन का, 30 वाले क्वेश्चन का आंसर भी नहीं बता पाओगे क्या अब? हाँ, क्या हो जाएगा, अनवाइबल हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया पैसेजेस हमारे आज के, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं, पैसेज ही कर लेते हैं। और आप लोग अपना पेपर जिन्होंने दिया था वो लेते आइएगा, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, तो जो भी क्वेश्चन उसमें बचे बचे हैं सो वो हम लोग करते हैं। थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। थैंक यू वेरी मच।